मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, किसान आंदोलन के बारे में हम बात कर चुके हैं। हम ये भी बात कर चुके हैं कि किस तरह से इन्होंने जो पुलिस से एग्रीमेंट हुआ था 36 या 37 कंडीशंस के साथ अपनी रैली निकालने का, उसका इन्होंने कैसे अनुसरण नहीं करा और कुछ लोगों को इन्होंने बड़ी चालाकी से सीधे सीधे रास्ते पर चुने हुए में भेज दिया और कुछ लोगों को इन्होंने साइड से दिल्ली के अंदर बॉर्डर क्रॉस करवा दिया। तो आप ये देखिए, जब इनसे कहा गया था कि आप मॉडिफाइड ट्रैक्टर नहीं इस्तेमाल कर सकते और चुने हुए रास्ते के अलावा कोई रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इन्होंने ऐसा क्यों करा? क्या और इनको ये कहा गया था कि अगर आप इस तरह का करते हैं तो ग्रुप जो लीडर्स होंगे वो गिरफ्तार होने चाहिए। जिन्होंने अगर करा है ऐसा तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप लीडर्स की होनी चाहिए थी। इनकी जो रूट पहले वाली थी वो रिजेक्ट होने के बाद जो दूसरी रूट डिसाइड हुई थी वो थी सिंगू, टिकरी, गाजीपुर, और वो भी जब परेड हो जाएगी उसके बाद 11:30 बजे के बाद ये लोग रैली निकाल सकेंगे। और जो कंडीशंस थी उसमें भी ये था कि इन्होंने कहा था कि हम 30,000 ट्रैक्टर लाएंगे और उसमें 2,500 वॉलंटियर होंगे। तो इन्होंने 5,000 ट्रैक्टर लेकर आए और कंडीशंस को भी माना, एग्रीड हो गए। जो किसान आंदोलन हो रहा था उसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो आप अगर भाषा शैली देखें तो आपको क्या राकेश टिकैत की जो भाषा शैली थी वो किसी किसान की लग रही थी या किसी गुंडे की लग रही थी? और वहाँ पर इतना वायलेंस इन्होंने करा। मतलब अगर आप इस देश के नागरिक हो तो आप कैसे अपने देश के झंडे को नीचे फेंककर निशान साहिब लगा सकते हो? यानी कि किसी भी धर्म का जो झंडा है, सिख धर्म का झंडा जो गुरुद्वारे वगैरह में लगे होता है, हमने भी पहले यही सोचा कि ये कहीं खालिस्तानी झंडा था, लेकिन खालिस्तानी झंडा लगाने की साजिश तो 1 तारीख के लिए रखी हुई थी कि आप 1 तारीख को खालिस्तानी झंडा पार्लियामेंट के आगे फहराइए प्रोटेस्ट करने के बहाने, तो आपको 3.5 लाख USD मिलेगा, प्लस आपको कैनेडियन सिटीजनशिप मिलेगी। तो उसकी तैयारी थी। लेकिन अब ये लोग, कई लोग कह रहे हैं कि अरे बस इनके बड़े कृतज्ञ हैं कि इन्होंने वो मना कर दिया और वो प्रोटेस्ट करने से इन्होंने मना कर दिया। कोई महान कार्य नहीं करा इन्होंने जितना नंगापन 26 जनवरी को करना था कर दिया। और जो पहले पीछे से खेल रहे थे कांग्रेस, CPI, CPIM और ये जितने भी सपा वाले हैं और ये जो लालू प्रसाद की पार्टी है, जितने भी लोग हैं जो खेल रहे थे, अरविंद केजरीवाल वगैरह, ये बाद में खुले में आ गए। वो जो इशारा था, राकेश टिकैत जो रोया, वो ऐसे नहीं रोया, वो एक इशारा था कि तुम आ जाओ, क्योंकि अगर ये योगी की पुलिस मुझे ले गई तो मैं तुम्हारा भी नाम ले लूंगा, तो ठीक है ना, वो इसलिए रोया था। अब मैं आपको कुछ बातें बोलना चाहती हूँ। क्या दोस्तों, ये वही नरेश टिकैत हैं जब 2013 में सचिन और गौरव नाम के जो लड़के हैं, उनकी बहन को जब छेड़ा जा रहा था तो उन्होंने उस जिहादी को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसने जब हमला करा तो उसी के हथियार से उसकी हत्या कर दी। फिर 25-30 मुसलमान जब भीड़ लेकर आए, उन 2 लड़कों को मार दिया पीट पीट के, और वो लड़के अपनी बहन की अस्मिता बचाने के एवज में अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो यही नरेश टिकैत कहते हैं कि हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। तब जातिवाद की बात नहीं करते, तब इनकी बात सबको अच्छी लगती है। लेकिन आज इनकी बात इसलिए अच्छी लगती कि हमें सोचने पे मजबूर कर देते क्या ये उन्हीं बाबर टिकैत के खानदान से हैं जो देश को एकजुट करने की बात करते थे, जो किसान, असली किसान की बात करते थे। ये कौन से किसान नेता हो गए? इनको किसने किसान नेता बना दिया है? मतलब वो जो गौरव और सचिन हैं, उनका बलिदान तो खाली चला गया। और मतलब मोहम्मद ज्वाला को भी ये लोग भुला रहे हैं अपने आंदोलन में, उन्हें भी गले लगाया जा रहा है। नाहिद हसन को गले लगाया जा रहा है, जो हिंदुओं को जाति में तोड़ने की, उन्हें मारने की बात करते हैं, जो काटने की बात करते हैं, कई बार दंगों में जिनका सीधे सीधे हाथ रहा है, जो जाटों को, हिंदुओं को बाइकआउट करने की बात करते हैं, उनको ये गले लगा रहे हैं। मतलब आप किसी की करे हुए गंद को आप चाट रहे हैं। मैं तो थूक भी नहीं कहूंगी, आप गंद चाट रहे हैं। मतलब एक और आप कह रहे हैं कि जो नहीं आएगा उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे, उसकी चीजें बंद कर देंगे। मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ राकेश टिकैत से, क्या ये देश आपका नहीं है? पहले आपने इसको, खालिस्तान को जगह देके देश को तोड़ने वाले तंत्रों के साथ हाथ मिलाया। आपको पैसे मिले हुए थे, आपने सोचा कुछ 3-4 करोड़ मिल जाएंगे, मैं चले जाऊंगा। फिर आपका जो पीछे से बैकअप था, आपको पता था, इतने नेता जो आए दूसरी पार्टी के, कांग्रेस का नेता आया राहुल गांधी, कांग्रेस का जो पप्पू है वो आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिसोदिया आया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
बाकी जितने आए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नंद किशोर गुज्जर आते हैं, आप हल्ला मचाने लग जाते हैं। अरे अगर आपका राजनीतिक संरक्षण का नहीं है, केवल किसानों की बात है, तो उस पार्टी के लीडर के आने से आपको क्या तकलीफ होगी? जो जिस पार्टी से बात करके आपका कोई काम हो सकता है। सिसोदिया से तो आपकी वो थी नहीं ना, डिमांड थी नहीं। आपकी डिमांड किससे है? भारतीय जनता पार्टी से, रूलिंग पार्टी से। तो आप ये नंद किशोर गुज्जर के आने पर इतना हाय तौबा क्यों मचाए? और क्यों आप अजीत सिंह वर्मा को फोन करके चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं कि ये आ गया है और मुझे मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा? आप इतनी भीड़ में हैं, जहां आपके वहां लड़के आंदोलन के नाम पे मसाज पार्लर, 22-22 लाख के ट्रैक्टर, जिसके अंदर टॉयलेट सीट लगी हुई हैं, जिन ट्रैक्टर के अंदर सोफे लगे हुए हैं, 22-22, 25-25 लाख के आरवी टाइप के, आरवी होता है दोस्तों विदेशों में रिक्रिएशनल व्हीकल, बड़े से ट्रक नुमा घर होते हैं, उस टाइप का इन्होंने यहाँ के ट्रकों को बना रखा है। मसाज पार्लर लगा रखे हैं। और मेरे तो सुनने में खबरें आई हैं कि स्मैक तक मिल रही है। आपको मैं ये बात कैसे बताना भूल गई पिछले वीडियो में, जो पुराना वीडियो था, कि स्मैक ली जा रही है, कोकीन ली जा रही है। और चरस गांजा तो बहुत छोटी चीज है मित्रों, कोकीन और स्मैक छोटी सी पुड़िया, मतलब जो पहले मैंने सुना था कि 7,000 की आती थी या 5,000 की, अब 17,000 की आती है, वो पुड़िया ली जा रही है। 2,000 पर दिया जा रहा है। और आपने कई बार लीक ऑडियोज भी सुने होंगे कि लोग कह रहे हैं भैया हम बेरोजगार बैठे थे, हम भी, वैसे तो हम भी बीजेपी सपोर्टर हैं, लेकिन ये लोग तो यहाँ पर फालतू का आंदोलन चला रहे हैं, कोई ये किसान आंदोलन नहीं है, पूरा ये सरकार को झुकाने के लिए, देश को अस्थिर बनाने के लिए है। तो उनसे कहा कि भैया फिर भी तुम क्यों बैठे हो वहां पर? बोले भैया घर में बेरोजगार बैठा हुआ था, 2 से 3 हजार रुपया मिल जाता है, तो मैं यहाँ पर आराम से बैठा हूं। तो उसने कहा क्या तुझे अच्छा लग रहा है? बोला हमारे तो मौज आ रहे हैं, हम लोग रोज रात को दारू पीते हैं। अब ये बताइए, इस तरह का ये इनका आंदोलन है। अगर आपको सरकार से बात करनी थी तो आप बात करते, इस तरह की ड्रामे नौटंकी नहीं करते। आप कहते हैं हमें शर्जील इमाम के पोस्टर लग रहे हैं, रिहाई की बात हो रही है, कह रहे हैं उसको छोड़ दो, जो पकड़े गए हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस गैंग को छोड़ दो, जेएनयू के गैंग को छोड़ने की बात हो रही है। जब भी कोई, आप याद रखना, जहां पर स्वरा भास्कर आ जाती है, जहां पर बॉलीवुड इन्वॉल्व हो जाता है, जहां पर सारी देश विरोधी तंत्र इकट्ठा हो जाते हैं, समझ लो कि माजरा क्या है। वो कोई किसान आंदोलन नहीं हो सकता। ये शाहीन बाग पार्ट 2 है, बस नाम अलग है, चेहरे वही हैं, वही वो पुराने सीए के टाइम के, एनआरसी के टाइम के जो इन्होंने कर रखा था, इनको फुल फॉर्म तक नहीं मालूम थी, वही लोग अब आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसमें क्या है ना, अब आप कहेंगे लड़की कहाँ से बात करने लगी, कहाँ की? आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत, वो मरे थे, क्या था? ड्रग्स का कनेक्शन क्या है? एक तो खाड़ी देशों से है, पाकिस्तान से, बॉलीवुड से। बॉलीवुड में कौन सप्लाई करेगा? कोई ऐसे तो सप्लाई नहीं करेगा। और बॉलीवुड में केवल बॉलीवुड में सप्लाई नहीं होती है, कोकीन सबसे ज़्यादा, कहते हैं भैया कि बुड्ढा बादशाह खान जो है वो कोकीन का बादशाह है। और जो जैकलिन फर्नांडिस है, उसके जो चाचा या पापा हैं, उनमें से कोई जो शक्ल सूरत ना होते हुए भी इतनी सर्जरी कराने के बाद उसे सलमान खान बड़ा प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि उसके चाचा या कोई हैं, वो एक ड्रग आती है, उसके डीलर हैं बहुत बड़े श्रीलंका में। तो ये ऐसे इनका चलता है। और अरबाज खान के लिए कहा जाता है, भाई मैं कह रही हूँ, मतलब ये जो मैंने सुना है कि वो भी एमडीएमए, एलएसडी और इस कोकीन के बड़े चेन सप्लायर हैं। क्योंकि मैंने जिनके लिए सुना था, वो खान जिनका जुहू में ये है बैंड, मतलब सी फेसिंग है, इस टाइप का मैंने सुना था। तो ये सबको आपको लगता है अरे ये तो बड़े करोड़पति अरबपति, फिल्मों से इतना पैसा कौन कमाता है? ये सारी कमाई तो इसी चीज़ की होती है। तो जब ये हमारा सुशांत सिंह राजपूत गवर्नमेंट हरकत में आई, और जो ये ईडी वगैरह की टीम थी, और दूसरी जो ड्रग इन्वेस्टिगेशन ब्यूरोज वगैरह जितने भी ड्रग को वो करते हैं, नार्कोटिक्स विभाग वगैरह आ गया, तो इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ एक साजिश रची हुई है कि किसी ना किसी तरह से ये गवर्नमेंट को हटाएं, बर्खास्त करें, ताकि इनके जो है जड़ें जो कमज़ोर हो रही हैं, जो धड़ पकड़ हो रही है, वो इनकी वो ख़त्म हो। और जो बेचना है, जो ये बेचते हैं धड़ल्ले से बॉम्बे वगैरह में, क्योंकि उद्धव सरकार जो है एक शव सेना जो है, ये बाला साहेब की तो है नहीं, तो इस वजह से इनको पूरा समर्थन मिल रहा है। आप सोच सकते हैं कि आज
जितने खान बंधु हैं, जितने बॉलीवुड वाले हैं जिहादी, वो उद्धव ठाकरे को बहुत पसंद कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का बाप आपका घोर विरोधी रहा हो आपके कौम का, और मुसलमान उसको बड़ा प्यार करें? कभी ऐसा हो सकता है? नहीं। तो क्या होता है, बदला लिया जाता है उसके पोते से, उसको बचपन से ही अपने ग्रुप में शामिल करके ड्रग व्रग का आदी बना के उसको अपने संस्कारों में ढलाया जाता है। तो अब ये क्या है, देश विरोधी ताकतें जो हैं इसको फंड कर रही हैं। इसमें ना केवल खालिस्तानी का पैसा था, अब खालिस्तान वाले अलग हो गए तो इन्होंने जातिवाद का छोड़ दिया है। अब हम बात करते हैं, क्या केवल किसान पंजाब में हैं? क्या यूपी में, बिहार में, एमपी में और दूसरी जगह में किसान नहीं है क्या? तो दोस्तों इसके लिए बहुत बड़ा आंसर है कि मालवा जो जगह है वहाँ पर एक रिसर्च हुई ये फार्म बिल को लेकर। तो ये जो ये बात कही हुई है, मैं आपको बता रही हूँ, उनका नाम भी बता रही हूँ, गौरव प्रधान, ठीक है। तो इन्होंने रिसर्च करनी चालू करी। तो इन्वेस्टिगेशन में आया कि भाई ये ऐसा क्या हो रहा है कि भाई केवल पंजाब के किसान दिख रहे हैं, और क्या किसान तो यूपी, बिहार, हरियाणा और दूसरी जगह में भी हैं। मतलब ये इतना जो हो रहा है, इतनी जो हाई तौबा और ये क्या क्यों हो रहा है? और एमएसपी और पैन की सारी जानकारी डिटेल तो बिल में होती है, तो ये क्यों हो रहा है? तो जब उन्होंने डिस्कस करना शुरू करा तो ये आया कि 70% तो क्रॉप इनकी गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। और जब 90% उनसे पूछा गया, पंजाब के एक मित्र से उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि 90% जो क्रॉप है वो पर्सनल यूज के लिए वो लोग लाते हैं यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार से। तो उनका दिमाग सनक गया। उन्होंने कहा भाई आप इतने परसेंट, 90% क्रॉप बाहर से क्यों लाते हैं? तब उन्होंने बताया कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, जितनी भी ये दाल और राइस वगैरह आता है, ये पंजाब से नहीं आता, ये यूपी, बिहार का, एमपी का यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा हॉस्पिटल कैंसर एक्सप्रेस, ये यहाँ का कैंसर एक्सप्रेस बन चुका है अंडरग्राउंड वाटर में। पेस्टिसाइड यानी कि जो ये जो होते हैं ना, वहाँ के किसान जो है कुछ मालवा वगैरह के ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि 20% एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। जब वो नीचे का जो पानी होता है, नीचे का जो पानी आता है अंडरग्राउंड वाटर, उसमें बहुत पेस्टिसाइड है। तो जर्मनी वालों ने भी, मतलब उन्होंने जर्मनी के एक मित्र से भी बात करी, तो उन्होंने कहा मालवा बेल्ट में सबसे ज़्यादा रिसर्च करने पर यह पता चला कि वहाँ पर कैंसर बहुत ज़्यादा है। दोबा और मांझा के इलाके मालवा के बाद सबसे ज़्यादा कैंसर वाले हैं। मालवा बेल्ट में मैक्सिमम कैंसर है, उसके बाद द्वेबा और माझा में है। और वुमेन जो है सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर, और मैन जो है ब्लड कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर और क्लोन कैंसर से पीड़ित है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो अंडर वाटर है वो पेस्टिसाइड के साथ हैवी मेटल यानी कि धातु भी, जो हानिकारक धातु है वो भी कंटेन करता है, मतलब उसमें धातु होता है पानी में। और फरीदकोट का पानी भी ऐसा ही है। और फार्मर्स ना ज़्यादा एजुकेटेड ना होने के कारण 10 से 20 गुना अधिक रिक्वायरमेंट से अधिक पेस्टिसाइड का यूज कर लेते हैं। और बैंड पेस्टिसाइड्स आर स्टिल अवेलेबल इन द मार्केट, और मार्केट में जो बैंड पेस्टिसाइड है यानी कि जिन पे प्रतिबंध लगा हुआ है, वो पेस्टिसाइड भी, वो हानिकारक जो ये होते हैं कीड़े मारने वाली दवाएं जो होती हैं, वो भी वहाँ अवेलेबल हैं। वो ये सोच के करते हैं, ये लालच से कि जो हमारी ज़मीन की खपत है उससे ज़्यादा हमारी क्रॉप उग जाएगी, इस कारण से वो मट्टी में ये अपनी फसलों में डालते हैं। उनकी मट्टी जो है उसको नेचुरल वे से उसमें नहीं उगाते हैं, ठीक है, ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग करने से, ठीक है। और जो डेरा के फॉलोअर्स हैं मालवा बेल्ट के, वो ये सोचते हैं कि कैंसर जो है प्राकृतिक तौर पे कोई भगवान उसको सही कर देंगे या सही हो जाएगा। ये गौरव प्रधान की रिपोर्ट बता रही हूँ मैं आपको। और 2009 पे जब उनको जो जर्मनी वाली लेडी है उनको ये कहा गया कि आप यहाँ पर मोबाइल लैब लगा दो और क्वालिटेटिव एनालिसिस करो
पानी के मतलब मोबाइल लैब मतलब चलती फिरती जो लैब होती है, मतलब इधर से उधर जाने वाली, चलने वाली गाड़ी में, जैसे गाड़ी में हो गई, तो उसको भटिंडा का पानी भी चेक करो। और ये पानी चेक करने के बाद डिस्पाइट ऑफ 2 कैंसर हॉस्पिटल इन मालवा, इन संगरूर, अदर इन भटिंडा, टाटा, शायद टाटा हॉस्पिटल की बात भी कर रही है। तो 100 मतलब 100 में से एक व्यक्ति, प्रति 100 व्यक्ति में से एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है उस एरिया में। और लेम्फोमा, ये लेम्फोमा क्या होता है मुझे नहीं मालूम, अमंग यूथ इज राइजिंग, मतलब लेम्फोमा जो है, जो युवा वर्ग है, उनमें बहुत ज़्यादा इसके निशान दिखाई दे रहे हैं, मतलब लोगों में हो रहा है। मेटल लाइक मर्करी, यूरेनियम एक्सीड्स द मिनिमम लिमिट्स, जो लिमिट से ज़्यादा मेटल है, मरकरी, यूरेनियम, ये सब उसमें है पानी के अंदर, क्योंकि ज़मीन में जा रहा है इस सब चीज़ों से। और दिन भर दिन सिरसा हॉस्पिटल में हज़ारों की तादाद में कैंसर पेशेंट आ रहे हैं। इवन 9 साल के बच्चे भी रेटिनोब्लास्टोमा से पीड़ित हैं। वाओ! अपार्ट फ्रॉम कैंसर देयर आर पेशेंट ऑफ HPV, दैट इज वायरस कॉजेज सर्वाइकल कैंसर, आई थिंक ये कैंसर होता है ना, सर्वाइकल कैंसर। और HIV, इट रिक्वायर्स मिनिमम डिकेड टू क्लीन द सॉइल। HIV पेशेंट भी हैं, HIV पेशेंट तो वैसे आते हैं सेक्स या ब्लड ट्रांसप्लांट से, तो इट रिक्वायर्स मिनिमम डेकेड्स, मतलब इसमें सदी लग जाएंगी इसको क्लीन करने में, इस पानी को पंजाब के। और मेडिकल वेस्ट नॉट ट्रीटेड वेल कॉज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इन पंजाब, मतलब जो मेडिकल वेस्ट होता है, जो हॉस्पिटल से निकले हुए वेस्ट होते हैं, उसको सही तरीके से डिस्पोज नहीं करा जाता, उससे और बीमारियां आती हैं। हमारे सहयोगी एक उत्तर प्रदेश में ये कार्य कर रहे थे कि मेडिकल डिस्पोजल जो होता है, वेस्ट जो होता है, उसको सही से डिस्पोज करना चाहिए, ऐसे सुइयाँ और ये सब चीज़ें ऐसी नहीं फेंकनी चाहिए, उससे भी लोग रीयूज़ कर लेते हैं, तो उससे भी बीमारियां होती हैं, जैसे एड्स वगैरह भी हो सकता है सुई यूज़ करने से। उन्होंने ये कहा कि मुझे अभी तक इस चीज का कारण पता नहीं लग रहा है कि हमारी आवाज अभी तक सुनी क्यों नहीं जा रही है जो हम बोल रहे हैं। और लोगों की हालात अच्छे नहीं है, जो लोग हैं वो अच्छी हालात में नहीं है। और जो छोटे छोटे से डेरा बने हुए हैं, इनमें जो है पॉलिटिशियंस का कंट्रोल है, और फार्मर्स जो हैं वो बड़े ठेकेदार हैं, जो रिच फार्मर्स हैं वो पावरफुल हैं और ठेकेदार हैं। और सबको पता है कि कितने हजारों की तादाद में पेशेंट है कैंसर के, और भटिंडा में तो खासकर बहुत ज्यादा। और वहां पर एक इंस्टीट्यूट की जरूरत है मनसा रोड में, कैंसर इंस्टीट्यूट इन मनसा रोड, एडवांस इट नीडेड। हाँ, तो अगर आप लोगों को अधिक जानकारी चाहिए तो एडवांस कैंसर इंस्टीट्यूट मनसा रोड भटिंडा में आप देखिए। देयर इज डायरेक्ट को रिलेशन बिटवीन हैवी मेटल्स एंड मेंटल डिसऑर्डर। जब आप ज्यादा मेटल ग्रहण करते हैं तो आपका जो मानसिक संतुलन है वो आप खो बैठते हैं। ऊपर से मालवा बेल्ट में वाटर कंटेमिनेटेड ग्रेन्स, कंटेमिनेटेड पीपल कंज्यूम लिकर। जो जब पानी से लिकर बनाया जाएगा तो उसमें जो ये मेटल है जो यूज है वो भी होगा, तो मालवा बेल्ट में भी है। और नॉन वेज खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनमें बायो मैग्निफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड, जो मुर्गा खाएंगे उसमें भी वही होगा, मेटल होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये इससे कैंसर, बाइपोलर डिसऑर्डर और डिमेंशिया और अल्जाइमर की डिजीजेस बढ़ रही हैं। मैं आपको ये पढ़ के इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि रिपोर्ट है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। Sugar and wheat molasses for alcohol production is already contaminated with pesticide। अब अगर जो अल्कोहल बनती है, जैसे कि आपको पता है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसका अल्कोहल का, तो ये बादल भी आपको मालूम होगा, जो बादल हैं वो भी अपना बिजनेस अल्कोहल का रन करते हैं, राइट, यानी कि अल्कोहल का बिजनेस उनका, शराब वगैरह का। तो जब वो पानी यूज़ करेंगे शराब बनाने के लिए और व्हीट और शुगर यूज़ करेंगे, उसमें डालेंगे वो पानी को, तो उसमें पेस्टिसाइड और हैवी मेटल तो जायज़ सी बातें होंगे। उसको फर्मेंटेशन यानी कि उसको फाड़ने के लिए जो फाड़ते हैं, जैसे दही फाड़ा जाता है वैसे इसको भी कई दिन तक रख के सड़ाया जाता है,
है फर्मेंटेशन के लिए, तो बायो अवेलेबिलिटी इन ब्लड इंक्रीज, तो हमारे मतलब इन चीज़ों की जो है हमारे बॉडी में स्रोत बढ़ जाएगा इसका हैवी मेटल का। जैसा कि गुरुबानी में कहा गया है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, यानी कि जो वायु है वो गुरु है, वाटर जो है फादर है, और जो ग्रेट अर्थ है वो हमारी मदर है। बट जो अपने लालच के कारण ये सब भूलते हुए इन लोगों ने सब कुछ तबाही मचा दी है जमीन के साथ। अब इमेजिन करो कि ऐसी टॉक्सिक क्रॉप, यानी कि इतनी जहरीली फसल की उगी हुई चीजें कौन खाएगा। तो फार्म बिल जो है एक आखिरी कील है इनके कफन पर, इनका जो ताबूत है उस पे आखिरी कील है, क्योंकि एक बार जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप सेल करने के लिए फ्री हो गए एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी, तो दलालों के को छोड़कर वो अपनी फसल कहीं भी और करने के लिए फ्री हो गए। तो पंजाब विल सफर बिग टाइम हिटिंग द रिच फार्मर्स। तो ये जो पंजाब प्रोड्यूस विल सफर बिग टाइम, तो ये जो चीज होगी सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाएगी, जो फार्मर्स, जो सबसे रिच फार्मर्स हैं, दलाल हैं और पॉलिटिशियन हैं, क्योंकि वो ठेकेदार बने हुए हैं ना। और इन नेक्स्ट 5 years और सो once the nation earning potential increase of bottom of pyramid and DBT reach to the last man in line, people will have money to buy the best they can afford। मतलब अगर देखो, मैं आपको मोटा मोटा एक बात बता रही हूँ, मैं इसके लिटरल मीनिंग में नहीं जा रही हूँ, कि अगर देखो, अगर गवर्नमेंट की बात मानते हुए ये बिल के आधार पर लोग अपना इन सबको, इन दलालों को छोड़कर, ये जो रिच फार्मर्स हैं जिनके पास एकड़ एकड़ कई सौ एकड़ जमीनें हैं, जो खुद तो बाहर से सामान मंगाते हैं, एमपी बिहार और राजस्थान वगैरह से गेहूं और ये सब मंगाते हैं, और पंजाब का 90% ये लोग वहां से उठा कर खाते पीते हैं, और जो यहाँ आके बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, अगर इनके चुंगल से छोटे वाले फार्मर्स निकल जाएंगे तो पंजाब के जो छोटे वाले किसान हैं वो कहीं भी अपना फसल बेच सकेंगे, ला सकेंगे, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। उसी का डर इनको है कि ये किसान ज़्यादा होशियार ना हो जाएं और इस तरह की चीज़ें ना करें। आपने देखा होगा जो प्रोटेस्ट हो रहा है 2020 से, फार्म बिल 2020, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो सारे के सारे आपको एक्सपेंसिव एसयूवी में, ट्रैक्टर रैली में धरना देते हुए दिख रहे हैं, जबकि जो असली इनको क्या फिक्र है, इनको सिर्फ फिक्र है अपने कमीशन की, और मंडी के दलाल हैं, इनको सिर्फ इतनी फिक्र है, इनको कोई फिक्र नहीं है। और आपने देख लिया होगा कि जो आपका पार्टिसिपेशन है, जो ये आप है, ये पार्टी और जो टिकैत है, इज नॉट अबाउट फार्म बिल बट जाट कंसोलिडेशन इन हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। जाटों को एक करके उनको लड़ाने भिड़ाना वेस्टर्न यूपी के और हरियाणा के, ताकि इससे क्या होगा, इनका वोट बैंक मजबूत होगा। और जितने भी आए हैं, इनका नंबर तो नहीं, जो अभी तक थे यहाँ पर, वो ज्यादातर पंजाब के मालवा रीजन से हैं, और मालवा आपका गढ़ है इस वक्त। तो आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये आखिर में हो क्या रहा है। और जो पाकिस्तान है वो चाहता है पंजाब को ब्रेक करना खालिस्तान के लिए। चाइना चाहता है कि वर्ल्ड का फूड बास्केट बन जाए, चाइना खुद को वर्ल्ड का फूड बास्केट बनाना चाहता है। फार्म बिल के स्टेक होल्डर्स, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके स्टेक होल्डर्स, इसके जो मुख्य कर्णधार हैं, वो हैं चाइना और पाकिस्तान, और कांग्रेस का उनको हाथ मिला हुआ है, वो भी इनको वोट बैंक 2022 के लिए इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि राहुल को वो पीएम कैंडिडेट घोषित करें एक बार फिर से, और प्रियंका वाड्रा जो है यूपी इलेक्शन में फोकस करें। तो इस तरह से ये गठजोड़ हो रहा है, और टिकैत चाहता है कि वो एक अपने खोए हुए राजनीतिक साख को फिर से वापस कायम करे। तो इस तरह की अनर्गल बातें कर रहा है। अब एक बात बताइए दोस्तों, अब आपको एक चीज पता चल गई, जब 90% पंजाब का खाने पीने का सामान पंजाब में बाहर से आ रहा है, एमपी से आ रहा है, वहाँ राइस और जो वीट है यानी कि गेहूं है वो आपका बाहर से आ रहा है, तो आप बताइए ये किस बात का वो कर रहे हैं। और ये खुद अपने युवाओं को नशे में खदेड़ के
और वहां की जमीन तक को दूषित करके ये यहाँ क्या तमाशा कर रहे हैं भाई? ये तो सोचने वाली बात है। ये कितनी बड़ी बात है ये जो मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर, जो ने आपको पढ़ के बताया है। कई लोग कहेंगे पढ़ के बोल रही है, पढ़ के बोल रही है। अरे रिपोर्ट है इसलिए पढ़ के बोल रही हूँ, गौरव प्रधान की रिपोर्ट है ये। उनके साथ एक जर्मनी की जो साइंटिस्ट लेडी है उनकी ये रिपोर्ट है जिन्होंने रिसर्च करी है। अब आप देखो, हमारी रिसर्च तो रिसर्च नहीं होगी, लेकिन इनकी रिसर्च हो जाएगी। अभी भी कुछ बोलने वाले आ जाएंगे। तो लोगों से पूछना जो पंजाब में रहते होंगे, कि मेरे से एक पत्रकार भी कह रहा था पंजाब, मैंने बोला था कि पंजाब से मुझे ये मंगा दो कुछ चीज़, मैंने बोला था, उन्होंने बोला पंजाब का खा के क्या करोगी, वहाँ ज़मीन में इतना मेटल है, खा के मर जाओगी। तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि वो सही बोल रहा था। वो बिहार का किसान भी है ना, वो जो पत्रकार था बिहार का भी किसान था, और वो खुल के बोलता है। अगर मुझे मोदी के अगेंस्ट बोलना होता है तो मोदी के अगेंस्ट भी वो खुल के बोलता है। लेकिन आप ये समझ जाओ दोस्तों, ये मैंने बता दिया आपको, बाकी आपकी मर्जी। आप देखो ये इतने गंदे घटिया लोग हैं, ये अपने देश के साथ इतना अन्याय करने वाले लोग हैं। महापाप इन्होंने कर दिया है। कुछ भी होता टिकैत जी, आप इस तरह से देशद्रोह नहीं करते। हाँ एक बात और, आपको कानून तो माफ करेगा नहीं, और मैं चाहूंगी कि लोग सड़कों पे उतरें और लठ बजाएं इस टिकैत को। जो ये इसकी भाषा शैली है, ये जी बोलने लायक नहीं है। हरामजादा इसने जिस तरह से हरकत कर दी है तो बाप की उम्र का, लेकिन ये इज्जत करने लायक नहीं है। क्योंकि जो मेरे देश का अपमान करता है, जो लोगों को जातियों में तोड़ने की बात करता है, उस आदमी का मैं साथ नहीं दे सकती। और जय जवान और नो नकली किसान, ठीक है? फर्जी लोगो, तुम किसान नहीं हो। वहां पर किसानों के पास इतना टाइम नहीं कि स्मैक और ये सब नशा करें। और वहां के जो जिनके वहां पंजाब में लोग मर रहे हैं, यहाँ से सप्लाई होता है सारा नशा, फिर वही तुम बॉलीवुड में बेचते हो। गंदे घटिया, सबसे गंदे गाने जिसमें वल्गर लैंग्वेज का यूज होता है, तुम्हारी इंडस्ट्री में वो पहुंच गया। उसके माध्यम से तुम्हारा कल्चर खत्म, तुम्हारी हर चीज खत्म, तुम्हारी नस्ल खत्म करने का काम ये जिहादी कर रहे हैं। और इनको तुम नकली पगड़ी ले जाके अल्लाह अकबर के नारे लगवा रहे हो, ऐसा तुम कर रहे हो। हाँ घटिया लोग हो तुम देशद्रोही हो। एक दिन यही जिनके साथ तुम मिलके नारे लगा रहे हो ना, यही तुम्हारी लड़कियों को बजाएंगे, पर तुम्हें पता चलेगा। तब तुम्हें जातिवाद के जो ये नशा है ये उतरेगा। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।